नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आज़ाद खबरें। आज हमारे साथ जुड़े हैं जनमंच से जाने माने पत्रकार उदय जी, जो लंबे समय से आंदोलनों की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जिन्होंने नो हिंसा में भी ग्राउंड पर जाकर के पूरी सत्यता से फैक्ट फाइंडिंग की और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज नारायणगढ़ के अंदर छात्र संघर्ष मंच और युवा संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो सेमिनार का आयोजन किया गया था, यहाँ पर ये पहुँचे थे। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सेमिनार किस विषय में था और क्या एजेंडा था और क्या यहाँ पर बातचीत रखी गई। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका भी धन्यवाद है जो आप रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। तो आज का जो सेमिनार रखा गया था ये नारायणगढ़ के अंदर, ये किस विषय पर था, क्या इसका एजेंडा था और यहाँ पर किन किन टॉपिक्स को लेकर के बातचीत की गई है? तो इसका एजेंडा सांप्रदायिक फांसीवाद इसका एजेंडा था। और सांप्रदायिक फांसीवाद का मतलब है कि जो सत्ता है कारपोरेट के इशारे पे अपनी लूट को जारी रखने के लिए, और जो मंदी का भी दौर है उससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाए। एक तरफ तो भारत सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब को चौपट कर चुकी है, बैंकिंग प्रणाली को चौपट कर चुकी है और जल जंगल ज़मीन को बेच रही है, यहाँ तक सेना को भी प्राइवेट कर दिया है कहीं ना कहीं ठेके पे। तो इन सब के ऊपर किसी का ध्यान न जाए जनता का, और क्रूर से क्रूर कानून लेके आ रही सरकार लगातार। कभी NRC का लेके आई, CA का लेके आई, उसके बाद 3 खेती कानून लेके आई, लाल डोरा जो मुक्त किया गया है कारपोरेट के इशारे पे। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक फांसीवाद, धार्मिक उस पे लोगों को हिंदू मुस्लिम पे, जात के नाम पे, इलाके के नाम पे, जैसे मणिपुर में इलाके के नाम पे मणिपुर में 2 समुदाय को बिठवा दिया। ऐसे ही जो ये इस उत्तर भारत की जब हम बात करें तो यहाँ किसानी आंदोलन को डाउन मारने के लिए यहाँ पे मेवात एक ऐसा इलाका है जिसको ये एक प्रयोगशाला के तौर पे पेश यूज कर रहे हैं कि मेवात में मुस्लिम ज़्यादा है और मुस्लिमों को इस प्रकार पेश किया गया लंबे टाइम से कि वो जैसे मिनी पाकिस्तान है। वहाँ जैसे हर घर में गाय कटती है, क्योंकि हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका गाय को माता मानता है, तो उनकी भावनाएं वो करने के लिए कि मेवात में जैसे हर घर में गाय कटती है। और मेवात में हिंदू खतरे में हैं, उनकी लड़कियां खतरे में हैं, लव जिहाद है। बाकायदा मीडिया ने प्रायोजित एपिसोड चलाए हैं इसके उस मसले पे कि लड़कियों से शादियां की जाती है, दलित वहाँ खतरे में है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, झूठे आंकड़े देखकर। लेकिन आप जब मेवात में जाते हैं, मैं खासकर जब मैं अलग अलग टाइम पे रिपोर्टिंग करने गया हूँ, तो मेवात वो बेहतरीन जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम का प्यार है, सांझी विरासत है, और हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए भी कभी भी उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ, कभी उनके मंदिरों पे अटैक नहीं हुआ, जो जैसे भी हिंदुओं के मंदिर है। और वहाँ से यात्राएं निकलती है, 84 कोसी यात्रा बहुत मशहूर यात्रा है। जब भी वो मेवात से निकलती है, हज़ारों सालों से निकल रही है, जब भी वहाँ से निकलती 40 दिन की वो यात्रा होती है, तो मस्जिदों में उनका रहने का प्रबंध किया जाता है और मुस्लिम उनकी सेवा करते हैं। ऐसी कावड़ यात्रा है, साल में 2 बार कावड़ यात्रा निकलती है। तो मुस्लिमों के पेट्रोल पंप पे कावड़ यात्रा के शिविर लगते हैं और मुस्लिम नौजवान कावड़ यात्रा में योगदान देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, जब मैंने वहाँ हिंदू समुदाय के जो अलग अलग लोग हैं उनसे जो बातचीत की है, मंदिर के जो पुजारी है, मंदिर के जो संचालक है, जिगेश्वर मंदिर जो है फिरोजपुर जिरका में सबसे बड़ा मंदिर है, उससे मैंने बातचीत की है, तो उसने ये मानना है। इसके साथ में वहाँ रामलीला कमेटी का जो प्रधान है राजकुमार चुटानी, उससे मैंने बातचीत की है। उसके साथ में गौशाला का प्रधान, उससे बातचीत की है, तो उन्होंने मानना है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और खासकर जो गाय तस्करी का जो मसला है, ये गौरक्षा के नाम पे जो ये खुद तस्कर है और ये इनकी तस्करी पे लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए बीच बीच में ये कभी किसी को उठा दिया, कभी उसको मार दिया। जैसे नासिर जुनैद की हत्या हुई, उससे पहले पहलू खान की, रकबर की, उमर की, कितनी हत्याएं इन्होंने की है। और इससे अलग अलग लोगों को इन्होंने उठाया गाँव से और पुलिस के मार्फत उनकी पिटाई की और उनसे अवैध वसूली की गई। ये आज तक का स्टिंग ऑपरेशन में DSP ने माना कि गुंडे लोग हैं, इनको पैसे दे देता, उनकी गाड़ी निकलवा देते, पैसे नहीं देते तो उन्हें निकलवाते। स्टिंग ऑपरेशन में DSP सतीश जो उस टाइम मुख्यालय पे ड्यूटी थी, उसने माना है, एक SHO ने माना है कि ये मारपीट करके हमारे पास सौंप जाते हैं, हम क्या करें। तो ऐसी सारी चीज़ पर्दाफाश हुआ है। और गौरक्षकों ने जो अपने आप में ये बनते गौरक्षक, इन्होंने माना कि हम मेवात के अलग अलग हिस्से में गोलीबारी करते हैं। ये नंगा नाच दिल्ली से
55 से 60 किलोमीटर दूर, गुड़गांव से 40-45 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक नंगा नाच है, सत्ता के एजेंडे के तहत वहाँ नंगा नाच है, ताकि वहाँ एक हिंदू मुस्लिम की नर्सरी बने और उनकी कारपोरेट लूट जारी रह सके। उसके खिलाफ में आज ये कार्यक्रम था कि जैसे मेवात में एक पूरी परिप्लान सत्ता का उसमें पूरा प्लान था, सत्ता के जो संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, उनका प्लान था कि मेवात में सब कुछ किया जाए और इसका बाकी हरियाणा में फ़ायदा उठाया जाए। और देखोगे आप, जैसे ही ये मेवात की घटना हुई है, उसके बाद हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों के खिलाफ मार्च निकाले गए, मुस्लिम ये शहर छोड़ जाओ, ऐसे किया गया। जबकि मुस्लिम उन आसी में, हिसार में, नरवाना में, टोहाना में, आपके यहाँ भी इस शहर में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कितने मुस्लिम होंगे और उन मुस्लिमों से कितना खतरा होगा, क्या पीछे का कोई इतिहास में एक्टिविटी रही होगी? नहीं। लेकिन खुल के वो लोग बोल रहे कि मुस्लिम इस शहर को छोड़ जाओ या मुस्लिमों को राम राम कहना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। तो ऐसे आपत्तिजनक सब कुछ जो वहाँ हुआ, और उसके खिलाफ में आज ये सेमिनार था, सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ सेमिनार, ताकि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पक्ष में खड़े उसको बचाने के पक्ष में खड़े उसके, हमारे जल जंगल ज़मीन है उनको बचाने के पक्ष में खड़े उसके, और जो आदिवासी जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं जल जंगल ज़मीन के लिए, उनको मारा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके पक्ष में लोग खड़े उसके। और इस मुल्क आदमियों से नहीं बनता, मुल्क यहाँ के जल से, जंगल से, ज़मीन से, मिट्टी से, पहाड़ से, और यहाँ के लोगों से, यहाँ के जानवरों से, यहाँ के पशुओं से, पक्षियों से, सबसे मिलके बनता। उन सब को बचाया जा सके और इस कारपोरेट की लूट पे रोक लगाई जा सके, और सत्ता और कारपोरेट का जो फांसीवादी एजेंडा, इसको जनता में उजागर किया जा सके, इसलिए आज ये सेमिनार था। लेकिन जैसा हम देखते हैं आज का विषय रहा है जो सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के समर्थक हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो सरकार है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, विकास के लिए कार्य कर रही है। और हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं इस तरीके की पोस्ट वायरल होती रहती हैं, कमेंट बॉक्स में भी जो सरकार के सपोर्टर्स हैं वो लिखते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है उनकी उपलब्धियां गिनवाते हैं, और कहा जाता है कि भारत जो है विश्व गुरु होने की तरफ बढ़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भारत के विश्व गुरु की जब बात करूँ, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक तरफ तो चंद्रयान पे भारत गया है और बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा, लेकिन ग्राउंड पे जब आप जाओगे, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी रूट पे जाइए, कॉलेज में, स्कूल में, शहर में आने के लिए बच्चों के पास बस नहीं है, लटक के जाते हैं। लड़कियों, हमने रिपोर्ट की है कि लड़कियां इतनी बुरी तरह लटक के जाती हैं बसों के कि कभी भी हादसे हो जाते, हादसे होते भी रहते हैं। एक तरफ तो चंद्रयान पे जा रहे, एक तरफ आपके परिवहन की हालात क्या है, दूसरा स्कूलों को बेच दिया गया है, सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों के शिक्षा के हालात क्या है। मैं हिसार से हूँ तो वहाँ हॉस्पिटल का मैं बता सकता हूँ अच्छे से, और जगह भी सेम वही है कि अस्पताल में अगर आपको एक दिन इलाज करवाना है, एक बीमारी का इलाज करवाना है, अगर आपको बुखार है, आपको टेस्ट करवाने हैं, तो आपको कम से कम 3 दिन आना पड़ेगा। एक लाइन है पर्ची कटवाने की, अगली लाइन है नंबर लगवाने की, उस अगली लाइन है टेस्ट करवाने की, उस अगली लाइन है आपकी दवाई लेने की। अब ये जो 4-4, 5-5 लाइनें हैं, क्योंकि हॉस्पिटल व्यवस्था आपकी ख़त्म हो गई है। 50 साल पहले जो अस्पताल था, 50 साल में जनसंख्या 10 गुना बढ़ गई, लेकिन हॉस्पिटल वहीं खड़ा है और उसमें कमी की गई। तो विकास कहाँ हुआ? विकास कहाँ हुआ है कि भारत का नाम इंडिया रहेगा या इंडिया का नाम भारत रहेगा। ये मुद्दा आप देखो ना, मीडिया क्या करा, यही मुद्दा बना दिया ना, इंडिया रहेगा, भारत रहेगा। लेकिन ज़मीन पे क्या है? शिक्षा कहाँ है? स्वास्थ्य कहाँ है? रोजगार कहाँ है? और जो हमारे जल जंगल ज़मीन जो बेच दी गई वो कहाँ है? तो उनको जवाब तो यही है कि भारत विश्व गुरु बन गया होगा चंद्रयान पे भेजकर, लेकिन भारत के जो खस्ता से खस्ता हालात होते जा रहे हैं, और यहाँ के लोग की बीमारियों में कितनी मौत हो रही है, और दूसरे तीसरे जो उन पे मानव सूचकांक कितना है, लोगों में भूख का सूचकांक कितना है, वो तो विश्व में हमारा बढ़ता जा रहा है। भूख बढ़ती जा रही, लोगों में भूखे लोग सो रहे हैं, बीमारी में ज़्यादा लोग मरते जा रहे हैं, किसान कर्जे में मर रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आशा वर्कर, पूरे हरियाणा की आशा वर्कर हड़ताल पे हैं, आंगनवाड़ी वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अलग अलग इलाकों में मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और चंद्रयान पे चांद में फिर कह रहा हूँ चला गया। लेकिन हर साल नरमा में सुंडी का प्रकोप होता है, गुलाबी सुंडी का, पूरी नरमा को चौपट कर देता है। हमारे वैज्ञानिक उस पर काम नहीं करे कि उस सुंडी को कैसे मारा जाए। 11 जिले हरियाणा के बाढ़
से ग्रस्त है और 11 जिले सूखे में। आज तक वैज्ञानिक इस पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि वैज्ञानिक तो तब करेंगे ना जब सरकार उनको कहेगी कि आपको फंड दे रहे हैं, आप इस पे काम करो। कि अगर उन इलाकों में लगातार बाढ़ आती है, साल में 2 साल में 3 साल में, तो उसका पानी सूखे इलाके में चला जाए। एक तरफ तो सूखे में आपके फसल खत्म हो गई, एक तरफ बीमारी से खत्म होगी, एक तरफ बाढ़ से खत्म होगी, लेकिन हरियाणा सरकार चुप है। और यही हरियाणा सरकार ने इससे पहले वाली भी, उससे पहले वाली भी, किसी ने काम नहीं किया। तो विश्व गुरु कैसा है, तो आप देखो गाँव में जाके देखो विश्व गुरु है या नहीं। शिविर में लोग मर रहे, आप सैकड़ों के केस ऐसे हैं पिछले 5 साल में हरियाणा में, सीवर सफाई करते हुए लोग सीवर में मर गए, टैंक सफाई करते हुए मर गए। देखो क्या है। अभी आपने जैसे बात की कि वैज्ञानिकों को फंड नहीं दिया जा रहा, लेकिन साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में जैसा कि कहा जा रहा है कि हम चांद पर पहुंच गए और अब सूर्ययान भी हमने भेज दिया है, आदित्य L1। और इसके साथ ही आप देखिए कि बहुत सारा फंड जो है हमारा देश की सांस्कृतिक धरोहरों को बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो बनाया गया है, सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फंड प्रयोग किया गया है। तो क्या ये विकास नहीं है क्या? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, विकास की परिभाषा क्या। चंद्रयान पे चांद गया है, उसमें अमेरिका को कितना फ़ायदा होना है, क्योंकि अमेरिका का भी उसमें काम लगा हुआ है, वो उसको फ़ायदा। लेकिन एक किसान की फसल बची। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, धीरे धीरे प्राइवेट कर दी, और वहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर थे उनको कोई फंड नहीं दिया जाता कि ताकि वो इन बीमारियों पे काम कर सके। मुख्य चीज़ ये है कि सरकार की नीयत कहाँ है। कि आपने मान लो एक स्टैचू बना दिया, स्टैचू खाने को तो नहीं देगा ना, खाने को तो रोजगार, जहाँ आप कोई अच्छी फैक्ट्री लगाओगे, अच्छा कोई खेत को अंदर डेवलप करोगे जहाँ रोजगार पैदा हो, जिससे पेट में रोटी आएगी, अन्न ज़्यादा पैदा होगा, उस पे काम होना। नहीं स्टैचू बना दिया, या मान लो कोई भी आपका मकान है, आपका मकान में अच्छी सफेदी कर दी जाए, बाहर अच्छी टाइल लगा दी जाए और अच्छा सा नाम लिख दिया जाए आपके परिवार में, उसमें मकान के ऊपर अच्छी ग्रिल लगा दी जाए, लेकिन घर के अंदर अगर खाने को बच्चों को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो क्या उसको विकास कहेंगे? तो लेकिन विकास ऐसा ही। लेकिन सरकार जो कह रही है कि युवा जो है इस देश में धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ है और युवाओं को जो है अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। और अभी हम जैसे देखते हैं कि उदयनिधि का जो बयान आया है सनातन धर्म को लेकर के, उसके खिलाफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया, एकदम से तीव्रता से प्रतिक्रिया आई है उनकी। और युवा जो अपने धर्म को बचाने में लगा हुआ है, तो और आप रोजगार की बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी अगर हम देखें तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। तो रोजगार तो मिल रहा है और साथ ही युवा अपने धर्म के लिए भी लड़ रहा है यहाँ पर। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार का एजेंडा है कि युवाओं को धर्म की तरफ धकेलना, कि वो धर्म के ऊपर बात करे कि धर्म खतरे में है। और हम कह रहे हैं धर्म खतरे में नहीं, हम कह रहे हैं कि इंसान खतरे में, यहाँ के पशु पक्षी खतरे में है, यहाँ का पर्यावरण खतरे में है, उस पर बातचीत कीजिए। और उस पर बातचीत सरकार नहीं करेगी, और इसलिए वो युवाओं से अपील करेगी धर्म की तरफ बढ़ो या इंडिया भारत में उड़ जाएगी। और रही बात रोजगार कौशल निगम की, तो रोजगार कौशल निगम सरकार ने प्राइवेट कर दिया सब कुछ, कि आपको 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मिलेगी, उसमें इतनी सैलरी होगी और 11 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। कोई पक्का रोजगार नहीं है। अब एक आदमी के तलवार लटकती रहेगी कि आपको पक्का रोजगार नहीं मिला, सिर्फ आप 11 महीने के लिए हो। और 11 महीने के बाद क्या होगा, रिन्यूअल करवाने के नाम पे जो बड़ा ठेकेदार है, जो धीरे धीरे सब प्राइवेट हो रहा है, वो कहेगा कि 2 महीने के आपसे मैं सैलरी लूँगा अगर आपका रिन्यूअल करवाना, तो जो पहले भी ठेके में उतरा। तो छोटे छोटे ठेकेदार थे, उनसे करके एक रोजगार कौशल निगम बना दिया। और रोजगार कौशल निगम का मतलब है कि रोजगार नहीं देना है, पक्का रोजगार ख़त्म करना है, ये है। और 2024 का जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है, और इसमें जो भी मुद्दे अभी किए जा रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर के दाम को सस्ता किया गया है 200 रुपये, और साथ ही जो अन्य विकास कार्य सरकार के अनुसार किए जा रहे हैं, तो 2024 के चुनाव को लेकर के आप इस सब रियायतें जो दी जा रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखो, रियायतें लोग समझ गए हैं, यहाँ के लोग ना अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे, खासकर किसान आंदोलन के बाद में लोग समझ गए हैं कि जब सब्सिडी ऑनलाइन आई थी तो लोग समझ रहे थे कि पहला पैसा, उस टाइम नहीं समझे, लेकिन अब समझ रहे हैं कि जैसे इन्होंने 200 रुपये सिलेंडर कम किया तो लोग बोले कि इलेक्शन आ गया,
सरकार कुछ सस्ता रियायत करती है ना तो लोग बोल देते एकदम। अब लोगों ने बोला कि चुनाव आ गया है कि अब एक बार 200 किया है लेकिन चुनाव में ये वापस आ जाएंगे ना, फिर एकदम 1000 रुपये बढ़ा देंगे। लोग बोल रहे हैं कि 2000 सिलेंडर हो जाएगा। जब भी आप रिपोर्ट करने आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ, जाके लोगों से पूछें तो एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी ये बोल रहा है कि सरकार की जालसाजी क्या, सरकार का क्या चालूपना क्या है, उसकी नीति क्या है कि आज 200 घटा के एकदम 2000 बढ़ा देंगे। तो ये सरकार की नीयत है। और 2024 का ये है कि मुख्य चीज़ ना यहाँ विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, हरियाणा के अंदर बात करें, केंद्र के अंदर बात करें, वो एजेंडों पे काम नहीं कर रही, वो क्लियर नहीं कर पा रही। आज कांग्रेस विपक्ष में है पूरे देश में अपने आप में। राहुल गांधी कहता है कि भारत जोड़ो, लेकिन मेवात में राहुल गांधी नहीं जाता। मेवात के जब युवाओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, राहुल का कोई बयान नहीं आता उस प्रकार से। न भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में विपक्ष में है, उस प्रकार से ईमानदारी से बोलता है। उसके साथ में ये नहीं बोलते कि अगर हम आ गए, बीजेपी जो जनवाद विरोधी नीतियाँ लेके आ रही है, अगर हम आए तो हम ये नीतियाँ करेंगे, हम नई नीतियाँ लागू करेंगे। अब अडानी जो है, अडानी को पानी पी पी के गाड़ियाँ देते हैं कि अडानी मोदी का यार है, लेकिन अडानी राजस्थान में राहुल गांधी का यार हो जाता है, छत्तीसगढ़ में उनका यार हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जो लूट है कारपोरेट की, तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पत्रकारों पे हमले हैं। बीजेपी जो हमले कर रही वो भी कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जनता को इनसे ऊपर उठ के, ये कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, उनको अपने लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और जो कारपोरेट की पार्टियां हैं, कारपोरेट की है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यही रास्ता है। ये रास्ता नहीं है कि बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आए। कांग्रेस तो थी ना पहले, कांग्रेस को हटा के फिर बीजेपी को ले आओ, या उनको हटा के दूसरे कोई समाजवादी ले आओ या आरजेडी ले आओ। उससे क्या बदलने वाला, जब उनकी साफ साफ नीतियाँ कारपोरेट के पक्ष में हैं और कारपोरेट के पक्ष में है तो कारपोरेट की बात करेगी। हम ये कह रहे हैं कि लोगों को खड़ा होना चाहिए, लोगों को इन सत्ता के खिलाफ लड़ना चाहिए और लोगों को जनता की सत्ता लागू करनी चाहिए। ये मेरा ही मानना है। तो ये थे हमारे साथ जनमंच के जाने माने पत्रकार उदय जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। दोस्तों देखते रहिए आज़ाद खबर 24।